नमस्कार साथियों, मैं आकाश भारत से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। इंद्रधनुष का रहस्य डॉक्टर कपूरमल जैन। प्रकाश के व्यवहार को समझने के उद्देश्य से घूम रहे किसी व्यक्ति का ध्यान जब किसी मकान की खपरेल से बनी एक छत पर अथवा खिड़की के छिद्र से निकल रहे प्रकाश पर गया होगा, तब उसे पता चला होगा कि प्रकाश एक सीधा अर्थात सरल रेखा मार्ग पर चलता है। जब उसने बच्चों को दर्पण की सहायता से कमरे के किसी अंधेरे भाग को प्रकाशित करते हुए अथवा अपने मित्रों की आंखों में चिलका डालकर असीम आनंद उठाते हुए देखा होगा, तब उसे ज्ञात हुआ होगा कि यही प्रकाश जब किसी दर्पण या चमकदार सतह पर पड़ता है तब इसका आगे बढ़ना रुक जाता है और यही अपनी दिशा बदल लेता है। प्रकाश किरणों का इस तरह दिशा बदल लेना वैज्ञानिक भाषा में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व आर्किमिडीज नामक ख्याता वैज्ञानिक ने अपने देश यूनान की सेना के लिए बड़े बड़े दर्पणों का निर्माण किया था। जब रोम ने यूनान पर आक्रमण किया तब यूनानी सैनिकों ने इन दर्पणों की सहायता से रोम के सैनिकों की आंखों में चिलका डालकर सेना में भगदड़ मचा दी थी। यह वही आर्किमिडीज थे जो एक बार बहुचर्चित समस्याओं को लेकर परेशान थे, जिसमें उन्हें यह बताना था कि उनके राजा का मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं, अथवा लंबे समय से परेशान कर रही इस समस्या का हल उन्हें एक बार तालाब में नहाते समय अचानक मिला और वे यूरेका यूरेका कहते हुए सड़क पर दौड़ पड़े, बिना यह परवाह किए कि उन्होंने क्या पहन रखा है। इसी दौरान मनुष्य ने परावर्तन की तरह ही प्रकाश के एक और महत्वपूर्ण गुण अपवर्तन का पता लगा लिया था। संभवतः उसने लाठी के सहारे चल रहे किसी मनुष्य को नदी पार करते हुए देखकर अपवर्तन का पता लगाया होगा। उसने देखा कि लाठी का जो भाग पानी में डूबा होता है वह कुछ तिरछा हो जाने का आभास देता है। कारण जानने की तीव्र उत्कंठा ने उसे इसी तरह के कुछ और प्रयोग करते हुए प्रेरित किया होगा। उसने पानी भरे कटोरे में सीधी छड़ अथवा चम्मच को डाल कर प्रयोग किए होंगे। जब उसने यह स्थापित कर लिया कि लाठी, छड़ अथवा चम्मच का कोई भाग वास्तव में विरूपण नहीं होता है, तब उस आभासी विरूपण का कारण उसे प्रकाश के व्यवहार में दिखाई दिया होगा। कई प्रयोगों को करने के पश्चात उसने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि वस्तु के पानी वाले भाग से आने वाला प्रकाश हवा में प्रवेश करते समय अपने मूल मार्ग से विचलित होकर आंख तक पहुंचता है। पूरी वस्तु को एक साथ देखने पर पानी में डूबा हुआ उसका भाग मुड़े होने का भ्रम पैदा करता है। इस तरह से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वह आगे बढ़ता है, लेकिन अपने मूल मार्ग से विचलित भी हो जाता है। यह विचलन उपस्थित माध्यमों पर निर्भर करता है। प्रकाश के इस गुण पर काम करने वाले एक वस्तु लेंस है। लेंस पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच से बनता है। इनका आकार चपटा और गोल होता है। जिस लेंस का बीच वाला भाग उसके किनारे की तुलना में मोटा होता है वह उत्तल लेंस कहलाता है, जबकि बीच से पतला रहने वाला अवतल लेंस उत्तल लेंस द्वारा सूर्य की किरणें इस तरह विचलित होती है कि उस पर पड़ने वाली समस्त किरणें लेंस की दूसरी ओर पहुंचकर एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती है। मनुष्य को यह बात बहुत पहले से ही मालूम है। वह लेंस की सहायता से सूखी घास, पत्ती, कपास, कागज जैसी वस्तुओं को जलाना जानता है। आप हैरान होंगे कि यह जानकर कि कभी-कभी यह ज्ञान कितना उपयोगी साबित हो जाता है। कल्पना कीजिए कि पर्वतारोही के दौरान एक पर्वतारोही हिमच्छादित शिखर पर पहुंच जाता है कि उसके पास आग जलाने के लिए कोई भी माचिस नहीं है तथा आग पैदा करने के लिए दूसरा कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वहाँ उपलब्ध पारदर्शी बर्फ से लेंस बनाने का विचार उसको जानलेवा सर्दी से बचाने का एक अच्छा रास्ता होता है। विभिन्न माध्यमों को लेकर किए गए अपवर्तन संबंधित प्रयोगों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में एक और महत्वपूर्ण घटना की जानकारी मिली। जब प्रकाश की किरणें पानी से सघन माध्यम से हवा जैसे विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब कुछ स्थितियों में उसका इतना अधिक विचलन हो जाता है कि वह प्रकाश किरण हवा में जाने की बजाय पुनः पानी में ही लौट जाती है। इस तरह से ऐसा लगता है मानो सघन और विरल माध्यमों का संधि स्थल एक दर्पण की तरह है जहाँ से प्रकाश परावर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक भाषा में इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
सन 1665 में इटली के एक वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी ने देखा कि किसी अवरोधक जैसी कोई महीन तार किसी के सिर का बाल अथवा किसी बारीक छिद्र के तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश अचानक मुड़ जाता है, जिससे उस अवरोधक की छाया की किनारे अस्पष्ट दिखने लगती है। प्रकाश द्वारा दिखाए गए इस नए गुण का प्रकाश विवर्तन कहते हैं। सरल देखिए मार्ग पर चलने वाले प्रकाश के लिए इस गुण को दर्शाना सचमुच आश्चर्यजनक है। विवर्तन की खोज के लगभग 4 वर्षों बाद यानी सन 1669 में प्रकाश के एक अन्य विशिष्ट गुण का फिर पता चला, जब दार्शनिक एरिक्सस बार्थोलिन्स आइसलैंड स्पार यानी बेसाल्ट नामक एक प्राकृतिक क्रिस्टल का अध्ययन कर रहे थे। एक प्रयोग के दौरान क्रिस्टल को घुमाते हुए देखने पर उन्हें क्रिस्टल से गुजरकर आने वाली प्रकाश की तीव्रता से पहले तो कोई अंतर नहीं मिला, लेकिन सहज जिज्ञासावश जब उन्होंने इस क्रिस्टल से निकलने प्रकाश को अपने पास रखे एक दूसरे क्रिस्टल से गुजरते हुए देखा, तब उन्हें प्रकाश की तीव्रता में अच्छी खासी कमी दिखाई दी। उत्सुक बार्थोलिन ने जब अब इस दूसरे क्रिस्टल को घुमाना आरंभ किया और देखा कि क्रिस्टल के घुमाने के बाद साथ साथ प्रकाश की तीव्रता में भी नियत घट बढ़ रहा है, तो उन्होंने देखा कि हमेशा ही पहले क्रिस्टल के सापेक्ष दूसरे क्रिस्टल की एक निश्चित स्थिति में उन्हें अधिकतम प्रकाश मिलता है, जबकि इस स्थिति से दूसरे क्रिस्टल को 90 डिग्री घुमाने पर इनमें से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। इसमें बार्थोलिन समझ गए कि निश्चित ही प्रथम आइसलैंड स्पार से निकलने के पश्चात प्रकाश की कोई एक नया गुण धारण कर लेता है। यह गुण प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। विवर्तन की ही तरह ध्रुवण भी प्रकाश के उन विशिष्ट गुणों में शामिल हो गया जिनका मूल कारण तत्कालीन वैज्ञानिक को ज्ञात नहीं हो पा रहा था। इन्हीं वर्षों में प्रकाश के गुणों के विस्तृत अध्ययन हेतु और भी कई वैज्ञानिक जुटे थे, जिनमें से विली ब्रॉड स्नेल प्रमुख थे। उन्होंने ही सन 1620 में अपवर्तन संबंधित नियमों की खोज की थी। इसके बाद में शुरुआत हुई आइजक न्यूटन के महान वैज्ञानिक की। तार्किक शक्ति के धनी न्यूटन सन 1666 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चौथे वर्ष के छात्र थे। उस समय लंदन में भयंकर प्लेग फैलने की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इसमें न्यूटन को अपने गांव जाना पड़ा। कोई और होता तो अपनी पढ़ाई ही बंद कर देता, लेकिन गांव पहुंचते ही न्यूटन की बौद्धिकता प्रखरता और भी मुखरित हो गई। वही अपने खेत पर रहते हुए उनका प्रकृति से सीधा साक्षात्कार होने लगा। उन्होंने प्रकृति में घटने वाली हर घटना और सार्थक नजर आने लगी। वे उन घटनाओं के प्रखर प्रक्षेप बनकर उसमें निहित संदेशों को ग्रहण करने की चेष्टा करने में जुट गए। कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक पेड़ से सेब को गिरते देखते हुए तब तक सोचते रहे जब तक कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण के रूप में उसका कारण नहीं जान लिया। इसी तरह से प्रकाश में इंद्रधनुष को देखकर प्रकाश के अध्ययन में उनकी इच्छा तीव्र हुई और इस तरह से यही ग्रामीण परिवेश में रहते हुए ही न्यूटन ने करीब 18 माह की अल्प अवधि में ही गुरुत्वाकर्षण, यांत्रिकी, प्रकाश, रंग जैसे विषयों पर अपने कई मौलिक विचारों को ठोस आधार प्रदान कर दिया। प्रकाश के व्यवहार को जानने की तीव्र उत्कंठा के कारण आरंभ में न्यूटन ने पारदर्शी के विभिन्न आकार टुकड़े को लेकर प्रयोग किए। अभी भी यह रंग तो सूर्य के प्रकाश में पहले से ही मौजूद है। इन रंगों को अलग करने का काम पहले प्रिज्म ने किया, जबकि इन्हें मिलाने का कार्य उल्टे रखे दूसरे प्रिज्म ने सन 1669 में किए गए। अपने इन प्रयोगों के दौरान न्यूटन ने यह भी देखा कि प्रिज्म से निकले विभिन्न रंगों के प्रकाश हर बार यह निश्चित क्रम में ही जमे हुए रहते हैं। जैसे पहले लाल, फिर उसके नीचे क्रमशः नारंगी, पीले, हरे, नीले, जामुनी व अंत में बैंगनी रंगों का यह क्रम कभी नहीं बदलता। इसीलिए विभिन्न प्रकाश रंगों की इस जमावट को न्यूटन ने वर्ण क्रम
या स्पेक्ट्रम नाम दिया तथा सूर्य के प्रकाश से मिलने के कारण यह सौर स्पेक्ट्रम हुआ। न्यूटन ने इस बात पर भी गौर किया कि इंद्रधनुष को बनाने वाले विभिन्न रंगों का क्रम भी सौर स्पेक्ट्रम की ही भांति रहता है। अतः उनकी नज़र में इंद्रधनुष भी एक स्पेक्ट्रम बन गया। लेकिन आकाश में यह स्पेक्ट्रम कैसे बनता होगा? स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाला अति विशिष्ट शब्द है, लेकिन आज जन सामान्य की विज्ञान से निकटता ने इसे बहुआयामी स्वरूप प्रदान करके एक स्वचालित शब्द बना दिया है। स्पेक्ट्रम का अर्थ किसी भी राशि की क्रमवार जमावट से है, और क्रमवार जमावट बिना किसी निश्चित आधार के नहीं हो सकती। आधार अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्कूल की व्यायाम की कक्षा में लगने वाली लड़कों की कतार का आधार उनकी ऊंचाई होती है, जबकि पारितोषिक वितरण के दौरान लगने वाली कतार का आधार प्रतियोगियों की प्रवीणता होती है। इसी तरह राशन अथवा सिनेमा की टिकट लेने के लिए लगी कतारों का आधार क्रेता के पहुंचने का समय होता है। अतः किसी एक आधार को मानकर किसी भी प्रकार की क्रमवार जमावट की जा सकती है। इसके विपरीत अगर हमें पहले से ही कोई क्रमवार जमावट मालूम हो, तब हम उसका आधार ढूंढ सकते हैं। प्रिज्म से मिलने वाले विभिन्न रंगों के प्रकाश में एक क्रमवार जमावट मिलती है। इस जमावट का आधार क्या हो सकता है? जब प्रकाश की प्रकृति तरंग के रूप में स्थापित हुई, जब स्पेक्ट्रमों में रंगों की जमावट का आधार प्रकाश तरंगों की आवृत्ति अथवा उनकी तरंग लंबाई से निर्धारित हुआ। इसी तरह जब वैज्ञानिकों को समान रासायनिक गुणधर्म वाले लेकिन अलग अलग द्रव्यमानों के परमाणुओं का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने द्रव्यमान को आधार बनाकर इस परमाणु की क्रमवार जमावट के लिए मास स्पेक्ट्रम शब्द गढ़ लिया। औषधि के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव वाली दवाइयों के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सहज प्रयोग सर्वविदित है। स्पेक्ट्रम निर्माण की मूल प्रक्रिया को समझने हेतु न्यूटन ने स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हुए देखा कि बैंगनी प्रकाश अपने मूल मार्ग से पहले अधिक विचलित होते हुए झुका होता है, जबकि लाल प्रकाश सबसे कम उन्हें विभिन्न प्रकाश रंग के इस तरह अलग झुकने का कारण प्रिज्म के पदार्थ और प्रकाश के मध्य होने वाले अंतःक्रिया में छिपा नजर आया। उन्होंने बताया कि इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्रकाश अपने आरंभिक मार्ग से विचलित होते हुए विभिन्न रंगों के प्रकाश घटकों में बढ़ जाता है, जिससे स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। इस स्पेक्ट्रम के निर्माण में प्रिज्माकार सघन माध्यम यानी प्रिज्म सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसकी सतह ही कुछ ऐसी होती है कि पहली सतह के प्रकाश किरण का जो भी विचलन होता है वह दूसरी सतह से निकलने के बाद और भी बढ़ जाता है। स्पेक्ट्रम निर्माण का यही मूल कारण है। अब अगर हम इस प्रिज्म के पास एक अन्य प्रिज्म को उल्टा रखकर सूर्य के प्रकाश को गुजारें, जैसे कि न्यूटन ने किया था, तब हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम प्रिज्म से प्राप्त विचलन को द्वितीय प्रिज्म उल्टा पड़ा रहने के कारण समाप्त कर देता है। किसी चौकोर या आयताकार कांच के टुकड़े से भी यही होता है, क्योंकि इन्हें भी हम एक दूसरे के ऊपर उल्टे रखे दो प्रिज्मों के समान मान सकते हैं। इस तरह वैज्ञानिकों को धीरे धीरे स्पेक्ट्रम बनने का विज्ञान समझ में आने लगा। उपयुक्त पृष्ठभूमि के आधार पर हम इंद्रधनुष को समझने की चेष्टा करते हैं। इंद्रधनुष अक्सर सूर्य की उपस्थिति में वर्षा होने के बाद आकाश में प्रकट होता है तथा इसे देखते हुए हमारी पीठ सूर्य की ओर होती है। अतः सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष के बनते समय सीधे हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है। निश्चित ही उसे किसी न किसी तरह से विभिन्न रंगों के प्रकाश घटकों में टूटने के पश्चात ही हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यह किस तरह हो सकता है? हमारी पृथ्वी सूर्य की तुलना में लगभग 3,33,000 गुना छोटी है तथा वह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर भी स्थित है। अतः सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हमेशा लगभग समानांतर किरणों के रूप में ही पहुंचता है। सामान्य ये किरणें जल बूंदों में प्रवेश करने के पश्चात विचलित होकर बाहर निकल जाती है।
लेकिन जल बूंदों से बाहर निकलते समय वहाँ पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन की एक अन्य संभावना भी मौजूद रहती है, क्योंकि जल बूंदों के अंदर पहुंचा प्रकाश सघन माध्यम से बूंद के बाहर उपस्थित विरल माध्यम की ओर आपतित होता है। हर रंग के प्रकाश के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलने की शर्त अलग अलग होती है। अतः जब एक रंग के प्रकाश के लिए पूर्ण परावर्तन की शर्त पूरी होती है, तब रंग का प्रकाश जल बूंद से सीधे अपवर्तित होकर बाहर निकलने की बजाय पुनः जल बूंद में ही परावर्तित होकर उसमें बाहर निकल आता है। इस तरह से जल बूंदों से अलग अलग रंगों के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण इंद्रधनुष में बनने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी प्रकृति लेकर क्यों इसकी आकृति धनुष के समान होती है। हमें ज्ञात है कि सूर्य का प्रकाशित किरणें पृथ्वी की ओर समानांतर किरणों के रूप में आती है। यही कारण है कि दर्शक की आंख और सूर्य को मिलाने वाली रेखा भी इन किरणों के ही समानांतर होती है। लेकिन जल बूंदों से पूर्ण परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें इसके समानांतर नहीं होती है, बल्कि हर रंग के प्रकाश की किरण सूर्य और आंख को मिलाने वाली रेखा से अलग अलग लेकिन निश्चित कोण पर बनाती है। उदाहरण के लिए 42 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण लाल रंग की होती है, जबकि अन्य रंगों की किरणें इसमें कम कोण बनाती है। बैंगनी प्रकाश की किरणें सबसे कम यानी 38 डिग्री का कोण बनाती है। चूंकि एक रंग की किरणें एक निश्चित कोण पर ही सब ओर से आकर आंख पर मिलती है, अतः ये एक जोकर की नुकीली टोपी अथवा लाउड स्पीकर के भोंगे की तरह शंकु का रूप धारण कर लेती है, जिनका शीर्ष दर्शक की आंख पर होता है। हर रंग के प्रकाश के अपने अलग अलग शंकु बनते हैं। अब चूंकि शंकुओं के आधार पर वृत्ताकार होते हैं, अतः प्रकाश रंग में वृत्ताकार रूप में दिखलाई पड़ता है। लेकिन प्राय हमें अर्धवृत्ताकार या इससे भी छोटा इंद्रधनुष ही दिखता है। हमें पूर्ण वृत्ताकार इंद्रधनुष तो कभी नहीं दिखता। आखिर इसका कारण क्या है? वास्तव में इसका कारण हमारे अर्थात दर्शक का पृथ्वी सतह पर खड़े रहना है। पृथ्वी सतह से इन रंगीन वृत्तों के बहुत छोटे छोटे हिस्से ही दिखते हैं, जिनमें सम्मिलित रूप को हम सामान्यतः इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर किसी गगनचुंबी इमारत से किसी दृश्य को देखा जाए तो यह इंद्रधनुष उसकी हर मंजिल के साथ बड़ा होता जाता है। पृथ्वी वृत्ताकार आकृति भी मिल सकती है। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर हो, हमारी आंखें पृथ्वी सतह से बहुत ऊंचाई पर हो, यानी हम वायुयान में बैठे हो, अथवा पृथ्वी सतह और हमारी आंखों के बीच बादल हो, स्मरणीय हो कि बादल जल के ठोस कणों से मिलकर बने हैं। इस तरह इंद्रधनुष प्रवृत्ति की एक अत्यंत सुनियोजित घटना, न कि कोई दैविक चमत्कार। अब यह स्पष्ट है कि पदार्थ और प्रकाश के बीच होने वाली अंतक्रिया में इंद्रधनुष को बनाती है। सने सने इस अंतक्रिया को समझने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक नई वैज्ञानिक विधा का जन्म हुआ। इंद्रधनुष को रहस्योद्घाटन हो जाने से वैज्ञानिकों की प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गया है। अब प्रकृति को सजाने वाले विभिन्न मनमोहक रंगों से संबंधित प्रश्नों में वैज्ञानिकों की तरह रुचि जागने लगी है, क्योंकि रंग किसे आकर्षित नहीं करते हैं। वहीं भड़कीले तो कहीं सौम्य, कहीं गहरे तो कहीं पे फीके, यूं विविधताओं से भरा होता है विस्मयकारी रंगों का यह संसार। लेकिन किस तरह बनते हैं इतने सारे रंग? मनमोहन वाले प्रकृति की छटाएं, खेती की हरितमाएं, फूलों में तितलियों के अनगिनत रंग हमसे क्या कहना चाहते हैं? रंगों में व्यक्त प्रकृति बोली या वो भाषा को हम किस तरह से समझ सकते हैं?